वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में मौर्य काल के पार्ट 2 एमसीक्यू सीरीज पर बात करेंगे, जिसमें आप लोगों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले के पार्ट 1 में 10 प्रश्न थे उसको शामिल किया गया था। आज हम लोग और 10 प्रश्न इस पर बात करेंगे पार्ट 2 में। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आज शामिल किए गए हैं। आप लोगों को पता है इस टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के आपको 175 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें हिस्ट्री के 51 टॉपिक है। 51 के आपको टॉपिक मिलेगा। पॉलिटी के 22 टॉपिक है। 21 टॉपिक है ज्योग्राफी का, जिसमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी 883 है। और साइंस के आपको 57 टॉपिक मिलेंगे। 13 टॉपिक आपको इकोनॉमी के, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 10 टॉपिक कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर के 1000 एमसीक्यू सीरीज को भी शामिल किया गया। इस प्रकार लगभग आपको 3500 से अधिक एमसीक्यू इस सीरीज में शामिल होगा। इस सीरीज का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग 365 रुपया पे करना होगा, जो आपको एक ईयर के वैलिडिटी के साथ होगा। इसके लिए आप लोग को ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूपीआई इसका एप्पल स्टोर से और गूगल स्टोर से। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है तो आप इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं गूगल स्कैनर से। और साथ ही साथ या तो ये टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, युक्ति टाइप कीजिएगा, आप हमें वहाँ पाइएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति इसको सपोर्ट करिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा। युक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बहुत से आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बहुत ही लो प्राइस में, तो इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से भी संबंधित है, तो आप एक बार विजिट कीजिए। देखिए यूपीपीसीएस सीरीज भी चल रहा है, टारगेट बैच, यूपीपीसीएस यूपीएससी बैच, 69 बीपीएससी टारगेट बैच, दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस, तो आप लाभ ले सकते हैं इसका। बहुत से सीरीज चल रहा है जिसका आप लोग परीक्षा उपयोगी उसको अपने अनुसार देख सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग लास्ट में जो भी आंसर देते हैं अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आप लोग जरूर अपना स्कोर बताएं। चलिए पहला प्रश्न है, अशोक के प्रमुख अधिकारियों में से साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए प्रदेष्टा, युक्तक, रज्जुक, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। यह बीपीएससी फॉर्मेट पर अपनाया गया है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा। सही उत्तर आपको रज्जुक होगा। ऑप्शन सी रज्जुक इसका सही उत्तर होगा। जब हम बात करें इसके अन्य संदर्भों में, इसके जैसे अशोक कालीन या तो मौर्य कालीन प्रशासन की हम बात करें, तो याद रखिएगा कुछ बहुत महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम आपको याद रखना है। जैसे समाहर्ता, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इसका कार्य क्या था? कर निर्धारण करना। कर निर्धारण का क्या था? सर्वोच्च अधिकारी था, सर्वोच्च आपको अधिकारी था। इसके बाद सन्निधरता याद रखना है। क्या? सन्नी धाता याद रखना। ये क्या था? आपको राजकीय जो कोषाधार था राजकीय कोषागार का भंडारा क्या संरक्षक हुआ करता था, यह संरक्षक था। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है, महत्वपूर्ण जो है रज्जु की चर्चा हो चुकी है, युक्तक याद रखना है। और भी महत्वपूर्ण अधिकारी जो परीक्षा उपयोगी बार बार पूछे जाते हैं उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो युक्तक को याद रखना है, जिला राजस्व आपको वसूली कार्य करने वाला अधिकारी होगा, वसूली कार्य करने वाला अधिकारी होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना, युक्तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना प्रदेष्टा, जो हम लोग इसमें यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं। प्रदेष्टा क्या करता था? प्रदेष्टा आपको फौजदारी न्यायालय का क्या था? फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था, का मुख्य न्यायाधीश। सर आपको अंतिम न्यायाधीश राजा हुआ करते थे, आप लोग को पता ही है। इसके बाद एक और अधिकारी है, इसे जरूर याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। महामात्या सर्फ याद रखिएगा, महामात्या प्रसर्प, महामात्या प्रसर्प याद रखिएगा। कौन था यह आपको गुप्तचर विभाग का अधिकारी हुआ था, वो प्रधान होता था,
गुप्तचर विभाग का प्रधान। तो कम से कम इतने अधिकारियों का नाम आपको याद रखना है, ये सब बार बार प्रश्न आपसे पूछेगा, तो इससे संबंधित चीज़ों को आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न देखिए, ऑप्शन आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में सॉरी, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने अपनी व्यक्तित्व आस्था के रूप में बौद्ध धर्म अंगीकार किया है? तो बृहद शिलालेख में, तराई लेख में, या भाब्रू वैराट शिलालेख में, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी आपको सही होगा, भाब्रू वैराट शिलालेख। पिछले बार में मैंने चर्चा किया था कुछ शिलालेख के संदर्भ में, अशोक के शिलालेख के संदर्भ में, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक यह है, बार बार यहाँ से प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, स्वयं को सम्राट भी कहा था, अंगीकार करने भी बात किया था उस अभिलेख में। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ लेख की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पहले 7 स्तंभ लेख याद रखना, स्तंभ लेख जिसमें याद रखना है कहाँ कहाँ का, रामपुरवा याद रखना है, दिल्ली टोपरा जो लाया था आपको, फिरोज शाह दिल्ली टोपरा, उसके लोरिया नंदराज, लोरिया नंदराज याद रखना है, उसके बाद लोहरिया अरराज, लोहरिया अरे राज, ये दोनों बिहार से रिलेटेड हैं। उसके बाद कौशाम्बी याद रखना है, कौशाम्बी कौशाम्बी, कौशाम्बी अभिलेख जो प्रयाग में आपको पाए, दिल्ली हो गया, टोपरा हो गया, मेरठ याद रखना है, मेरठ भी एक याद रखना है, मेरठ टोपरा मेरठ, ये याद रखना, स्तंभ लेख था ये। इसमें फिर साथ में आपको याद रखना 13 अभिलेख, जिसमें लास्ट क्लास एमसीक्यू में आपको शिलालेख के बारे में मैंने बात किया था। शिलालेख, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। आपको शिलालेख 13 शिलालेख के बारे में चर्चा किया था, जिसमें लास्ट में मैंने आप लोगों को 6 शिलालेख तक चर्चा कर चुका था। तो आगे एमसीक्यू में शिलालेख से संबंधित प्रश्न है तो वहाँ मैं चर्चा करूँगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या आ रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिएगा आप लोग। सूची 1 और सूची 2 मिलाना है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन 1 में है कि सोने के सिक्के को क्या कहते थे, तांबे के सिक्के को क्या नाम से जानते थे, चांदी के सिक्के को किस नाम से जानते थे, या सिक्के जारी करने वाला अधिकारी कौन होता था। तो ऑप्शन ए में है करनी, लक्षणाध्यक्ष, निक्स, धरन। और मैंने आप लोग को बताया था, अगर ट्रिक आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो ट्रिक से तुरंत पकड़ सकते हैं, या ट्रिक नहीं भी है तो भी आप पकड़ सकते हैं। जैसे 2-2 देखिए सेम में है, 2-2 एक जगह है, 3-3 एक जगह है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें से एक अगर आपको पता है तो भी आप पकड़ सकते हैं, तो सही उत्तर आपको पता चल जाएगा। जैसे आप अगर सिक्के के जारी करने वाला अधिकारी का नाम अगर पता है, लक्षणाध्यक्ष बोलेंगे, अगर इसे भी जानते हैं तो भी आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं। या सोने के सिक्के के नाम को हम क्या कहते हैं, तो निस कहते हैं, तो इसे अगर जान सकते हैं तो भी आप ऑप्शन देख सकते थे, इसको पकड़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। कोई एक ऑप्शन आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि इतनी तैयारी करने के बाद एक ऑप्शन आप लोग से नहीं कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो जैसे सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, निस कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसका तांबे के सिक्के को काकनी कहा जाता था, ये आप लोगों को महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न पूछा गया भी है, ध्यान रखिएगा। और चांदी के सिक्के को धरन, या ध्यान रखिएगा, धरन या करसा, करसापन भी कहा गया है। फिर सिक्के जारी करने वाले अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहते थे। तो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और ये सब प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न क्या है उसे भी देख लेते हैं। आप लोग प्रश्न दीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए, और सीरीज कैसा लग रहा है, कितना उपयोगी हो रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और लगातार प्रयास कीजिए, एक दिन करने से नहीं हो जाता है, डेली डेली प्रयास कीजिएगा तो ज़रूर सफलता मिलेगी। एक्सक्यूज से कोई काम नहीं चलता है। चलिए
मौर्य काल में भूमि कर निम्नलिखित में से कितना लिया जाता था। भूमि कर से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, या भूमि टैक्स किस नाम से जाना था, ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन 1/3 से लेकर 1/5 के बीच लिया जाता था, 1/4 से 1/6 के बीच लिया जाता था, 1/4 से या 1/7 के बीच लिया जाता था, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको सही उत्तर इसका ऑप्शन बी जाएगा। 1 से लेकर 1/4 से लेकर 1/6 के बीच टैक्स लिया जाता था। पर ध्यान रखिएगा यह भूमि कर था। भूमि कर अगर बात किया जाए तो 1/4 से 1/6 के बीच लिया जाता था। पर यहाँ ध्यान रखिएगा सिंचाई कर की बात की जाए, सिंचाई कर 1/3 से आपको 1/5 के बीच लिया जाता था। 1/3 भी हो सकता था, उसके बीच 1/5 के बीच भी हो सकता था। ध्यान रखिएगा। और भू राजस्व एवं सिंचाई कर, ध्यान रखिएगा, भू राजस्व प्लस सिंचाई कर, सिंचाई कर कर कुल उपज का क्या होता था? कुल उपज का 1/2 भाग होता था। अगर हम इसी के आधार पर देखते हैं, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल भाग या तो ये 1/4 होगा तो 1/3 इस तरह आपको निकाला जाता था। उसके अनुपात में ध्यान रखिएगा। अब याद रखिएगा यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी को नाम याद रखना है। जैसे जैसे क्या नाम याद रखना है? भाग। भाग चर्चा में आएगा आपको मौर्य काल में, तो याद रखिएगा भाग अर्थ मतलब कृषि आय, कृषि की आय होगा, उस पर राज्य का क्या होगा? राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर था। राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर, इसी को भाग के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद याद रखिएगा अर्थशास्त्र के अनुसार जो मौर्य काल में आपको भूमि के 2 प्रकार थे। भूमि के कौन थे? 2 प्रकार थे। भूमि के 2 प्रकार थे। एक क्या था? आपको राजकीय स्वामित्व वाले भूमि, और एक होता था निजी स्वामित्व वाली भूमि। निजी स्वामित्व वाली भूमि, याद रखिएगा 2 प्रकार का होता था। अब याद रखिएगा एक और भी इसी अर्थशास्त्र में अच्छी जो फसल वाली भूमि थी, अच्छी फसल वाली भूमि को क्या बोलते थे? याद रखिएगा अवदेव मातृका, याद रखिएगा मातृका। अच्छी जो फसल हुआ करती थी ना, उस भूमि को क्या कहते थे? अवदेव मातृका। इतनी भूमि से संबंधित आपको प्रश्न जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जो भी प्रश्न पूछा जाए भूमि से आपको कवर हो सके। टैक्स के बारे में और भी जानकारी हम लोग आगे कवर करेंगे। 5वां नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है 5वां नंबर में? अशोक के समय एक ही स्थान पर, ध्यान रखिए, एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचर करने वाले को क्या कहा जाता था? संस्था, संचारा, गुरु पुरुष, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर शब्दों पर जाइएगा। एक ही स्थान पर बात कर रहा है तो एक ही स्थान पर रहकर संस्था नामक गुप्तचर होते थे, जो आपको चर्चा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा संस्था होगा। इसके बाद गुण पुरुष उसे बोला जाता था, ध्यान रखिएगा गुण पुरुष जो है ना एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करने वाले के विपरीत रहता था। अर्थात इसके धर्म में ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र के अनुसार इसे बोला गया है, जो गुप्तचरी का काम करेगा ना, गुप्तचरी का काम करेगा तो उसे गुण पुरुष कहा जाएगा। और ये अस्थायी भी हो सकता था और आपको संचारी भी हो सकता था, घूम कर भी काम कर सकता था। पर जो पेशे से क्या होगा? पेशे से गुप्तचरी का काम करेगा, उसे गुण पुरुष हम लोग कहेंगे। अब ध्यान रखिएगा गुप्तचर विभाग एक हुआ करता था, उस विभाग का गुप्तचर विभाग, जैसे अभी भी हम लोग सीबीआई आरोप जैसी एजेंसी बनाए हुए हैं ना, महत्वपूर्ण विभाग होता है क्योंकि यह देश और शासन प्रशासन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसके अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया था महामात्य प्रसर्प, याद रखिएगा महामात्य प्रसर्प इसको बोला जाता था।
और संचारा उसे बोला जाता था जो घूम घूम कर आपको गुप्तचरी किया करता था, गुप्तचरी किया करता था, को संचारा बोला जाता है। ये कोई परमानेंट नहीं होता, इसको जैसा मिलेगा ऑर्डर, जैसे वर्तमान में होता है ना, रो एजेंट होते हैं, जैसा जैसा काम मिलेगा वैसे वैसे, कभी आपको वर्तमान स्वरूप में हम माने तो कभी वो पाकिस्तान में जाके, जैसे हमारे अजीत डभाल जी है, कभी ये नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं, काम किए, कभी आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहे, कभी पाकिस्तान जाके रहे, अफगानिस्तान जाके रहे, जैसे जिसको ऑर्डर मिलेगा वैसे वैसे जाके वो घूम घूम कर अपना गुप्तचरी करेंगे। पर गुण पुरुष हमेशा संस्था हमेशा क्या होता था, वो एक जगह स्थायी रहते थे। और उसके बाद मान लीजिए वैसे हमारे यहाँ स्नाइपर सेल जैसे होते, स्नाइपर सेल आप नाम सुनते होंगे, वो तब तक काम करते जब तक ऑर्डर मिलता रहता है, और एक ही स्थान पर कई महीनों तक, कई सालों तक, कई दशकों तक रहते थे, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक एक ही काम एक ही जगह रहते थे, तो उसको क्या कहते थे, संस्था। तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सॉरी, छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य होगा? अनुलोम विवाह किसे कहा जाता था? इनमें पुरुष उच्च कुल वर्ग का होगा और महिला निम्न वर्ग का होगा। और प्रतिलोम विवाह कहने का मतलब क्या होता है? पुरुष उच्च वर्ग का, कन्या उच्च वर्ग का होगा प्रतिलोम विवाह। नियोग प्रथा, स्त्री को अपने देवर के साथ रहने की जो व्यवस्था थी उसे नियोग प्रथा कहते थे। क्या यह सही है, गलत है? इसमें से कौन सा सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपको एक जो कथन है वो सत्य है, और यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है खुफीराज, यहाँ आपको मिसप्रिंट हो गया है। सी भी सही है, और इसमें पुरुष उच्च वर्ग और महिला निम्न वर्ग के होंगे, ये भी सही है अनुलोम विवाह में। तो ऑप्शन डी चला जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है ए ऑप्शन दिया गया। वेरी गुड, मुझे पता था। चलिए, ये गलतियाँ हो ही जाती है, टाइपिंग जो करते हैं, कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, माफ़ किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी चला जाएगा इसका सही उत्तर। क्यों होगा सही उत्तर, मैं अभी बताता हूँ। कि जो महिला विधवा हो जाती थी, तो उसके साथ अपने देवर के साथ रहने की प्रक्रिया को नियोग प्रथा करते थे। उनके साथ पुनः विवाह करा दिया जाता था। उससे पहले, विवाह से पहले कुछ दिन वक्त तक रहती थी, अपना व्यवहार आचरण सब एक दूसरे समझती थी, तो इस प्रथा को क्या कहते थे, नियोग प्रथा। तो स्त्री अपने देवर के साथ रहती थी। प्रतिलोम विवाह क्या होगा, जिसमें पुरुष क्या होंगे, उच्च वर्ग के होंगे, निम्न वर्ग के होंगे। इसमें पुरुष क्या होंगे, निम्न वर्ग के, और महिला क्या होगी, उच्च वर्ग की होगी, महिला उच्च वर्ग की होगी। तो इस विवाह, जो इस प्रकार के विवाह होगा उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न, मौर्य काल में अवंतीपथ अवंतीपथ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? अवंतीपथ की राजधानी तोसली, स्वर्णगिरी, उज्जैन, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा आपको उज्जैन। अवंती का जो अवंतीपथ का आपको राजधानी थी। ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में राजधानियों की चर्चा की गई है। ईस्ट पूरब की ओर, पश्चिम वेस्ट, नॉर्थ साउथ। तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तरापथ की राजधानी अर्थात उत्तर की जो राजधानी होगी, उत्तर दिशा की और राजधानी, अगर हम इंडिया की बात ऐसे करें ना, ऐसे इंडिया हम मान ले, तो नॉर्थ जो यहाँ पड़ेगा, तो इसकी राजधानी क्या होगी? उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान सभी था ना देश हमारे देश में, इसकी तक्षशिला थी राजधानी। ठीक ना, देख रहे, उत्तर की राजधानी ये तक्षशिला कहलाती थी। दक्षिणापथ की राजधानी आपको सुवर्णगिरी कहलाती थी, सुवर्णगिरी। ठीक। और मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा कहलाती थी। मध्य प्रांत जो ये बीच का क्षेत्र होगा, मगध की राजधानी मध्य प्रांत पाटलिपुत्रा। ध्यान रखिएगा, मौर्य काल इसकी भी राजधानी रही थी, मौर्य की भी राजधानी आपको पाटलिपुत्र रही है। उसके बाद
अवंती पथ की राजधानी उज्जैन रहेगी। उज्जैन कहाँ था? अवंती में था, यहाँ पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है अवंती। उज्जैन, याद है कि उज्जैन का महाकाल मंदिर है ना, उज्जैन क्षेत्र में होता था। कलिंग की राजधानी उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है? यहाँ पर है, तो तोहसली होती थी, तोहसली। अब हम इसको इस तरह मैप में भी हम देख सकते हैं। मैप में अगर देखें तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आप बना सकते हैं। आपको तौसली, ध्यान रखिएगा, तौसली, कलिंग की राजधानी तौसली, उसके बाद अवंती का उज्जैन, मध्य का पाटलिपुत्रा, दक्षिण का आपको सुवर्णगिरी और तक्षशिला, ऐसे भी आप लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न का देखेंगे। क्या है? 8वां नंबर प्रश्न। 8वें नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग विजय से संबंधित चर्चा है? 11वें में, 12वें में, 13वें में। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? 13वां जो शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो इसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा 13वां लेख में क्या है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। 11वें शिलालेख में याद रखिएगा धम्म तत्वों की चर्चा है। धम्म के तत्वों के प्रकाशन, तत्वों के प्रकाशन, प्रकाशन की चर्चा है। 12वें शिलालेख में आपको धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता की चर्चा है, जोर दिया गया है। जो वर्तमान में बात करता है ना, वर्तमान में लोग बात करते हैं धार्मिक रूप से सहिष्णु देश हैं हम लोग। तो देखिए हमारा देश कब धार्मिक सहिष्णुता का बात करता था? ये अशोक के काल, मौर्य काल से ही हम लोग धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद ये सब चीज़ें आई थी, तो ध्यान रखिएगा। अब कलिंग युद्ध के संदर्भ में हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कलिंग युद्ध में ये 13वां शिलालेख यह कहता है ना, 13वां शिलालेख, कि अशोक अपने शासनकाल राज्याभिषेक वर्ष जो था उसका 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध करता है। तो ध्यान रखिएगा, तो राज्याभिषेक कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। तो 8 वर्ष ध्यान रखिएगा, उसके संदर्भ में चीज़ें ध्यान देना है। सॉरी, 273 में हुआ था ना, 273 में आपको ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था और 268 में कलिंग युद्ध हुआ था। इसे याद रखना, 8 वर्ष बाद। 273 से 8 घटाइएगा तो 261 आएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसी अभिलेख के बाद एक खारवेल का अभिलेख याद रखिएगा। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख का नाम सुनते होंगे, हाथी गुफा गुम्फा अभिलेख, अभिलेख याद रखिएगा। इस अभिलेख में कलिंग का शासक किसे बोला गया पता है आप लोगों को? कलिंग का शासक आपको नंदराज को बोला गया, नंदराज को। इस शिलालेख में इस राजा की चर्चा नहीं है, पर खारवेल का हाथी गुफा जो अभिलेख है उसमें कलिंग के राजा, उस समय जो अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध किया गया था उस समय उसका राजा किसे बताया गया है? नंदराज को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब याद रखना है कि इसी युद्ध के बाद कलिंग धर्म भेरी घोष के बदले क्या करता है? धम्म घोष की चर्चा करता है। तो किसकी चर्चा सुनकर यह बोध बन गया था? तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो उपगुप्त नाम सुने होंगे आप लोग। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन का दीक्षित किया था। और निग्रोध के संदर्भ में याद रखिएगा, निग्रोध के प्रवचन को सुनकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपना लिया कौन? अशोक। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है 9वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कथन पर विचार करना है। तो क्या है कथन, इसको भी देख लेते हैं भाई। तो यह साची है, विदिशा नाम दे रहा है, भरहुत सतना दे रहा है, धर्मराज रजिका देहरादून दे रहा है। अशोक के प्राप्त अभिलेख का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 है, केवल 1, 2 है, केवल 1, 3 है। तो यहाँ पर 1 तो सही होगा, ये तो श्योर हो जाइए आप।
क्योंकि 3 जगह आ रहा है, इसका मतलब एक तो सही है। अब इसमें से एक ढूँढना है, क्या वो सही है या नहीं है, उसके बाद अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अभिलेख की बात की जाएगी तो इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण अभिलेखों की सूचियाँ आप लोग को याद होनी चाहिए। तो भरहुत सतना में है, मध्य प्रदेश में है, आप लोग को याद है ना? एमपी में है। सांची विदिशा आपको ये भी आपको मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। अब ये धर्म रजिका कहाँ है? तो जब 1 और 2 सही है तो ऑप्शन इसको दिया गया 1, 2 या 1 से अधिक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है किस रूप से कि आपको इसका उत्तर जाएगा डी, क्योंकि एक भी सही है और बी भी सही है। तो बीपीएससी के अनुसार डी जाएगा, और यूपीएससी में अगर फॉर्मेट रहेगा, यूपी पीसीएस में फॉर्मेट रहेगा तो केवल 1, 2 जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना आप लोग को। तो चलिए, तो इसके संदर्भ में याद रखिएगा, धर्म रजिका कहाँ है? धर्म रजिका आपको, राजिका स्तूप कहाँ है? आपको सारनाथ को बोला जाता है, सारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए शब्दों पर जाइएगा, थोड़ा सा अच्छे से कवर कीजिएगा। उस स्तूपों की सर्वप्रथम चर्चा आपको कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में भी स्तूप की चर्चा है, इसको ध्यान रखिएगा। और महत्वपूर्ण स्तूपों की बात करें तो याद रखिएगा, सारनाथ के इसी अभिलेख में, इसी आपको स्तंभ लेख में ध्यान रखिएगा, इस में आपको सिंह का स्तंभ, सिंह का जो स्तंभ है उसकी उभरता हुआ दिखता है, जिसे हम लोग अपनाए हुए हैं। उसके बाद लोहरिया नंदराज में याद रखिएगा, लोहरिया नंदराज में, लोहरिया नंदराज, नंदराज में आपको अशोक स्तंभ प्लस रामपुरवा में, रामपुरवा आपको, रामपुरवा में वृषभ शीर्ष वाला, वृषभ शीर्ष वाला वास्तुशिल्प का ज्ञान प्राप्त होता था। लोरिया में अशोक स्तंभ वाला है, पर रामपुरवा में आपको वृषभ यानी बैल वाला जो वृषभ बोले जाते हैं ना, वृषभ शिला आपको शीर्ष वाला मिलेगा यहाँ पर। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 10वां नंबर सॉरी 10वां नंबर प्रश्न यह है कि मौर्य काल में महालेखाकार किस पद के नाम से जाना जाता है? तो आप बताइएगा वर्तमान में इसे किस नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसे भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछती है, तो ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है पाणियाध्यक्ष, अक्षपटलिक, सीता अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको अक्षपटलिक जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या बोलते थे? महालेखाकार। तो ध्यान रखिएगा कुछ पदों को जानिएगा, जैसे पाणियाध्यक्ष। पाणियाध्यक्ष किसे हम लोग बोलेंगे? वाणिज्य और व्यापारी का जो कार्य करता था, वाणिज्य व्यापार का, याद रखिएगा, वाणिज्य व्यापार का काम करता था। दूसरा याद रखना है सीता अध्यक्ष। दूसरा सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष क्या था? कृषि विभाग, कृषि विभाग का अधिकारी हुआ करता था, अफसर हुआ करता था। पोता अध्यक्ष याद रखिएगा, पोतवा अध्यक्ष इसको बोलते थे हम लोग, या पोता अध्यक्ष बोलते थे। माप तोल के अधिकारी, माप तोल अधिकारी को बोला जाता था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है पतना अध्यक्ष, पतना अध्यक्ष, इसे क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था बंद